हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस होने जा रही है और ये सारे ही बच्चों के लिए है जो क्लास 10 में है, जो हमारे खुद के हैं, प्लस जितने भी बच्चे हैं जो अभी अब इस साल 10 का बोर्ड देने जा रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड्स में अभी आपको मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो इसी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी क्या है कि फर्स्ट टाइम आप लोग बोर्ड देने जा रहे हो, तो आप लोग के अंदर बहुत सारा डाउट्स होगा, थोड़ा नर्वसनेस भी होगा, और वो होना भी चाहिए, वो ठीक भी है। तो उसी चीज़ को कि हम क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान दें और क्या क्या चीज़ जो अक्सर बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो हमारा मकसद इस वीडियो का यही है कि एटलीस्ट हम उस गलती को जान ले, समझ ले, क्योंकि जब हम जान लेते हैं तो फिर वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हम वो गलती करें या ना करें, वो हमारा चॉइस होता है। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि सारे बच्चे को एटलीस्ट उतना इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखिए अभी क्या है कि हम जो आप लोगों को कहना चाहते हैं वो ये है कि मैं अभी जो टाइम है ना, उसमें आपका कम से कम पूरी का पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए क्लास 10 में, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, हमारे पास 1.5 मंथ्स ही है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे का कवर हो जाना चाहिए। अगर बच्चे का अगर सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपको है कि जल्दी से जल्दी उसको 15-20 दिन में या 1 मंथ में आप पूरा सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो ये टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। क्यों रिवीजन का है? क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लियो तो मिनिमम आप कम से कम कोशिश करो कि 3 से 4 बार मैं एग्जाम से पहले पूरे के पूरे सिलेबस को मैं रिवाइज कर दूं। मिनिमम, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं। अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या वीक सब्जेक्ट है, तो वीक सब्जेक्ट में एटलीस्ट चाहिए कम से कम 7 से 8 रिवीजन मिनिमम, क्योंकि आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको उस पर कमांड आएगा। और एक चीज, अगर आपको अबव 80% टारगेट रखना है, अगर आपको अबव 80% टारगेट रखना है, तो ये आपको कैसे आएगा मैं बताता हूं। ये आएगा आपको रिवीजन से, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, बट सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करने से नहीं होगा। रिवीजन प्लस टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको फॉलो करने से 80 से ऊपर, क्योंकि 80 से ऊपर 90-95 तक परसेंटेज लाने के लिए ना आपको परफेक्शंस करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो चीज है वो ये देखिए, एनसीईआरटी। अभी क्या है कि आपके पास 10-50 बुक आप लोग लेकर बैठे होगे, 10 बुक होगा, 15 बुक होगा कि मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छा है, ये बुक ज़्यादा अच्छा है, और उसमें आप पढ़ रहे होगे। तो जो भी है वो ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ का आप कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, बट आप ये बात जान कर रखिए कि जो एग्जामिनर है वो एनसीईआरटी बुक को उठाएगा और यहीं से क्वेश्चन सेट करेगा, इसके बाहर से नहीं। किसी बुक को आप समझने के लिए ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी इज द मेन थिंग, जहां पे आपको अभी बुक को सिर्फ पिकअप करना है, बाकी सारा बुक को आपको अभी छोड़ना है, और इसको आपको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना है बार बार। हर एक चीज एनसीईआरटी में जो भी चीज कहीं भी लिखा हो उसको आपके दिमाग में होना है, सिंपल सा बात। बाकी बुक आपका सिर्फ रेफरेंस है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है कि चैप्टर वेटेज, ये क्या है क्यों बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या है कि देखिए, एक होता है कि आपका पूरे जैसे कि मान लीजिए साइंस हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, तो अक्सर होता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आती है, ठीक है। तो वो क्यों है? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको लग रहा है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चैप्टर्स को आप ज्यादा अच्छे से कवर कर लीजिए, या फिर जिनका हो गया है वो उस चैप्टर को रिवीजन ज्यादा करे, रिवाइज ज्यादा करे, प्रैक्टिस ज्यादा करे। मतलब है कि आपको वेटेज उन सारे चैप्टर के ऊपर देना है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, ताकि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मार्क्स आए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, वो पीवाईक्यू। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, इसको लाइटली ले लेते हैं, या मतलब बच्चे यही कमी करते हैं। मतलब ये क्यों करते हैं मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि क्या इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि आप कोई जगह पे जा रहे हो, मतलब
मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो जब तक आप उस चीज को जानोगे नहीं कि वो क्या है, उसको कैसे करना है, जैसे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट क्या है, उसको कैसे चलना है, उसका रूल्स क्या होता है, मुझे किस लेवल पे बैटिंग करना है, किस लेवल पे बॉलिंग करना है, किस लेवल पे फील्डिंग करना है, तब तक आपका कोई भी प्रैक्टिस क्या है ना, वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक नहीं है। तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लास्ट में देखते हैं एग्जाम से पहले, जो नहीं करना है। इसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जितने भी 10 साल का मिनिमम पेपर्स को उठाना है और वो सारे के सारे पेपर्स को आपको एक बार अच्छे से चीजों को देखना है। उसमें क्या क्या देखना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखना है कि आपको एक पैटर्न्स पता चलेगा। पेपर देखने और करने का फायदा नहीं है, वो तो कोई भी पेपर आप कर लोगे उससे कुछ होने वाला है नहीं। इसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्लास 9 तक क्या होता है ना, आपका बुक है, ये चैप्टर पढ़ा दिया गया, ये बुक का अंदर का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाता है, आप जाके लिख के आ जाते हो। 10 से आगे क्या होता है कि आपको पता नहीं होता क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, कैसे उसमें चेंजेस आएगा, कितना बाहर से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद का जो प्रिपरेशंस होता है ना, वो प्रिपरेशंस पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन का होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसका क्या पैटर्न है, कितना डाइवर्जन है, कितना डेप्थ है, कितना मुझे माइंड को डेवलप करना है। ये सारा चीज बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी वो क्रैक हो पाता है। आइदर वो क्लास 10 हो या आगे आपका जेई नीट कोई भी एग्जाम हो, उसको आप पैटर्न को ही समझ के बच्चे क्रैक कर पाते हैं। तो वो कैसे समझ में आएगा? आप तो जाके बात कर नहीं पाओगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर से कि सर आप बता दो। स्कूल में जैसे जाके हम लोग पूछ लेते हैं कि सर इस बार पेपर कैसा आएगा। तो क्या करते हैं, बोर्ड हर साल पेपर रिलीज करती है मार्केट में, आपको हर साल रिलीज करती है और बता रही है कि देख भाई मैं ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इस चैप्टर से ये इस चैप्टर से मैं इस टॉपिक पे बार बार पूछ रहा हूं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले। और अगर पढ़ रहा है तो किस लेवल पे पढ़ रहा है वो भी देख ले। मैं सेम टू सेम तो पूछूंगा नहीं, मैं थोड़ा घुमाऊंगा, और वो कितना लेवल तक भी घुमाऊंगा वो भी मैं 5 साल का क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा लेवल यही है, इससे ज्यादा जाना तेरा चॉइस है। आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन आपको उसको ध्यान से कम 10 साल का पेपर को पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। आप नहीं पकड़ पाओगे तो समझ लीजिए कि आप घूमते ही रह जाओगे हर एग्जाम में, या फिर आप 70-75% तक अटक जाओगे, 80% तक अटक जाओगे। ये भी मैं गारंटी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप कर लोगे, कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक्सीलेंस और जो टॉपर्स होते हैं ना, वो यही पकड़ते हैं। ये पकड़ कर ही आप उस रास्ते पे जा सकते हो, नहीं पकड़ के आप नीचे ही रहोगे। तो ये एकदम क्लियर बात है, इसमें कंफ्यूजन। और ये आपको हेल्प करता है पीवाईक्यू, तो 10 में भी आप ये करो। अब आगे जेई नीट का भी प्रिपरेशन करोगे तो प्रिपरेशन से पहले देख लो बोर्ड का लेवल क्या है, किस तरह का क्वेश्चन कर रहा है। मैं एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका मैं देख लिया 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि मेरा जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उससे मेरा कितना अलाइनमेंट है, या मैं जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं उसको मेमोराइज कर रहा हूं तो क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, दैट मीन्स मेमोराइजेशन का काम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे हो रहा है और आप मेमोराइज कर रहे हो, एग्जाम का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेवल पे पूछ रहा है, मतलब आपका प्रिपरेशन गलत है, तो आपको हिंट वहीं से मिलता है। तो बिना सोचे समझे 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रेडी करो करना। नेक्स्ट है कि ये सब चीज है कि रिसोर्सेज जो है वो मॉक टेस्ट पेपर सीबीएसई का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम्स भी मिल जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से चीजों को देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे मेरा मार्किंग कट सकता है या मिल सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, 2 और मैटर पे बात करेंगे। एक कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, और तीसरा कि हम एग्जाम में लिखे कैसे। ये 2 चीज, एक है पैटर्न समझ लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अभी हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका है, अभी से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आप 2 चीज पे एक कीजिए। एक कि वीकली एक एटलीस्ट टेस्ट दीजिए, घर पे ही दीजिए। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशंस में आप ज्वाइंट है तो इंस्टीट्यूशन पे जाके दीजिए, अदरवाइज आप घर पे दीजिए। इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। घर पे देने से क्या कीजिए कि जैसे आपका एग्जाम सेंटर है और आपका टाइमिंग है 9 बजे से
शुरू होगा। तो हर वीक एक टाइमिंग को आप उस टाइमिंग को बैठ जाइए अपने टेबल पे एग्जाम देने के लिए, एकदम उसी तरीका से जिस तरीका से आप बोर्ड में जाके बैठोगे, आपका आदत हो जाएगा। उस दिन आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। आप बैठोगे, आप अपने हिसाब से बैठोगे और 3 आवर्स का एग्जाम दोगे। इससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा, एग्जाम के दौर में आपको कोई एंजाइटी और प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी आप टेस्ट दे तो आप इमेजिन करें स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट अपने आंख को बंद करके कि मैं सेंटर पे ही हूं। इससे आपको एक और फायदा होगा कि एग्जाम का पहला डे पे आप पूरी तरह से परेशान या एंजाइटी में ना आए। दूसरा है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि चलिए मैं कोई मैथमेटिक्स का 10 नया क्वेश्चन उठा लिया, कोई मॉक पेपर उठा लिया और वहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो अब ऐसा नहीं कि उसको टाइम फ्रेम में सॉल्व कीजिए। आप जितना भी इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे पर क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि एग्जामिनर मुझे नहीं देगा। और अभी जनवरी आ गया है, अभी आप कोई इनिशियली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जो 10 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको टाइम बाउंड में ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम में आपको कुछ नया ना लगे। और उसको ये भी देखिए कि अगर आप बना ले रहे हैं तो अपना कॉपी को खुद से भी चेक कीजिए या टीचर को भी दिखाइए और उसमें देखिए कि क्या कमी है, ताकि आप कमी को इम्प्रूव कर पाए। और जो भी गलती हो पहले कर लीजिए, एग्जाम के दिन में गलती ना हो। नेक्स्ट आता है, मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनर का 2 पॉइंट है। मैंने ये 2 पेपर लिया है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है और बेसिक्स है। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि अभी क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट होगा, आपने रिवीजन भी अच्छा कर लिया, PYQ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब जाके आप एग्जाम्स देने पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, अभी मेन होता है प्रेजेंटेशन। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड में 90% एबव लाने के लिए, इसमें क्या करना होगा कि आप स्टूडेंट क्या होता है ना, पेपर से बात करता है एग्जामिनर से। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर से बात कर रहा है आपसे, पैटर्न बता रहा है, तो आप अपने आंसर शीट से एग्जामिनर से बात कर रहे हो कि देख भाई मेरा कितना लेवल है, मुझे 90% चाहिए, मुझे आपको देना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि एक टीचर बहुत कॉपी चेक करता है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है ना, एक ट्रिक्स है, क्या होता है कि आप पेपर को इस तरह से अरेंज करें ना, अरेंज करें मैं बोल रहा हूं, इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपको टीचर्स ऑटोमेटिकली पहले पेपर उठाने से पहले उसको ये समझ में आ जाए कि ये बच्चा डेफिनेटली अच्छा होगा। जब टीचर इस माइंड से आपका पेपर को चेक करेगा ना, तो वो क्वेश्चंस में आपको मार्क्स देगा ना कि काटेगा। अगर उसको ये पता चल गया कि ये बच्चा का लग रहा है कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है, तो वो आपका कटिंग पे ध्यान देगा कि इसको मैं मार्क्स कहां पे ज्यादा ना दे पाऊं, ठीक है। उसका माइंड वो चीज आएगा। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल पे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम नीटनेस और स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। हम कोई भी क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स लिखे, उसको स्टेप्स को बहुत अच्छे से लिखे, जितने मार्क्स का है उतना मार्क्स में हम उसको स्टेप्स में इलोबरेट करें, बहुत अच्छे से डायग्राम्स हो, बहुत अच्छे से हेडिंग्स हो, अगर हो सके हमारे पास टाइम का अगर आप अच्छे से मैनेज कर सके तो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उसको अच्छे से हेडलाइंस करें। ये सारी छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन जब आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो ना चीजों को, तो एक माइंडसेट आ जाता है कि बच्चा जरूर अच्छा है। तो आपको जहां आधा मार्क्स वो काट सकता था वो देना शुरू कर देगा। और वही चीज 90 प्लस और 90 माइनस में यही डिफरेंस आ जाता है। ये जो छोटी चीज होती है बट वो इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसलिए आप अपना कॉपी को वैसा बनाएं, पेपर को वैसा लिखें जिसमें आपको आधा मार्क्स भी उसको काटने का मन ना करे टीचर्स का। और उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल से गुड इंप्रेशंस का जो बात है एग्जामिनर, वो आप स्ट्रक्चर करें और की पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जैसे कि मैं कर दिया, गुड इंप्रेशन पॉइंट को मैंने एक दूसरे पेन से हाइड कर दिया। अब आपका माइंड वहां पे जाएगा ही जाएगा। प्लस मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप इस वर्ड से ज्यादा इस वर्ड को देखोगे, करेक्ट। तो जब मतलब क्या हुआ, मतलब मैं आपका माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं, वही आपको एग्जामिनर को करना है, जिससे इसको देखेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, गुड इंप्रेशन है, तो चलो मैं 2 मार्क्स दे देता हूं। यही ट्रिक्स है।
माइंड गेम ही है जो आपको अपने आंसर शीट में डालना है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डायग्राम और फ्लो चार्ट, अंडरलाइन, कीवर्ड्स, ये सारा चीज आप एग्जाम में जरूर लिखे। मैं कुछ आपको शायद सैंपल भी दिखा दे रहा हूं, जो जैसे ये सब देखिए, ये कुछ पेपर्स हैं, इसमें कहीं भी एक तो है कि कोई काटा काटा नहीं है, सबसे बड़ी बात बहुत क्लीन है, दैट मीन्स ये बच्चा कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, ये मुझे समझ में आ रहा है तो टीचर को भी समझ में आएगा। अब यहीं पे मैं 2 वर्ड काट दूं, मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को नहीं आता, मतलब हमें लगेगा ये बच्चा अभी तक कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन मतलब इसका प्रिपरेशन अभी तक 100% नहीं हुआ है। तो आप ये कटिंग फटिंग और तभी होगा जब आप परफेक्शन करोगे, जब आप कम से कम 7-8 बार रिवाइज करोगे, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो। फिर ये डायग्राम्स देखिए कितने अच्छे से हैं, ये चीजों को इन्होंने ये पॉइंटर बी पॉइंटर इन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर ये 4 मार्क्स का होगा तो इनको 2 मार्क्स इतने बड़े बड़े एलोब्रेशन से मिल जाएगा, 2 मार्क्स से तो 2 पॉइंट इजीली मिल जाएगा, प्लस ये डायग्राम भी बना दिए। तो ये डायग्राम मिलने से मतलब आपको काटने का मौका नहीं देना है, तभी आप वहां तक पहुंचोगे। तो ये सारे चीज कुछ सिंपल्स है जो कि आपके लिए है। फिर ये भी देखिए कितने अच्छे से मैथमेटिक्स में भी कितने अच्छे से स्टेप्स को एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए ना अल्टीमेटली, तो मार्क्स के लिए उसका अपना एक सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए, आपको मार्क्स आएगा। नहीं तो क्या होगा, पढ़ तो बहुत लिया, सब कुछ समझ लिया, मार्क्स नहीं आ रहे, अरे तो मार्क्स नहीं आ रहे तो मार्क्स के लिए तो देखना भी तो पड़ेगा ना कि मार्क्स का स्ट्रेटेजी क्या है। सीबीएसई आपको बता रहा है कि मैं इस तरह से मार्किंग स्कीम है मेरा, अब आप उसको समझोगे नहीं तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएगा, फिर आप रोते रहोगे, तो वो नहीं करना है। ये वही सब चीज है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्या है जो कि बहुत जरूरी है, जहां पे मैं डेफिनेटली कहता हूं कि मैं कितना भी बोल दूं, आप अगर नहीं, आप डेफिनेटली कुछ बच्चे हैं जो मिस्टेक्स कर ही देंगे, और वो मिस्टेक्स ना वो रह जाता है पूरे लाइफ में, ए मैं क्यों ऐसा मिस्टेक कर दिया, मैंने 2 मार्क्स से मुझे 90% नहीं आया, वो रिग्रेट बहुत खराब रिग्रेट है, ठीक है। तो एक है कि मुझे नहीं आता है, मैंने पढ़ाई नहीं किया, उसमें रिग्रेट नहीं होता है, उसमें लगता है मैंने नहीं किया, उसमें एक सेटिस्फेक्शन होता है, फेल्यूर का भी सेटिस्फेक्शन बच्चे लेकर बैठते हैं। लेकिन अभी आ गया, मैंने इतना मेहनत किया, सब कुछ पढ़ाई किया, फिर भी मैंने एग्जाम में ऐसा गलती कर दिया कि जो मैं सोच भी नहीं सकता, तो क्यों होता है, वो होता है कि आपका एग्जाम्स में या तो आप प्री कंडीशन माइंड में हो, मतलब क्या हुआ कि मैं एग्जाम देने गया पर मैं माइंड में इतना कुछ चल रहा है मेरा ना कि मेरा माइंड अभी शांति नहीं है, मैं एग्जाम के सेंटर पे भी जा रहा हूँ, 5 मिनट उसको लेके नोट्स को लेके पढ़ ही रहा हूँ, अब माइंड पूरी तरह से पजल्ड है, मतलब पहले से ही दिमाग में बहुत कुछ घुसा हुआ है। अब क्वेश्चन पेपर देखा, वहां पे लिखा हुआ था 2, मैंने उसको 4, मैंने उसको समझ लिया 8, क्योंकि माइंड बहुत पजल्ड है। अब मैं 8 को लेके मैंने सारा सॉल्व कर दिया और बाद में पता चला कि मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। अक्सर ये चीज मैथमेटिक्स में या अदर चीज में आपको होगा कि आपने क्वेश्चंस को थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट पढ़ लिया और कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स आप लिख के आ गए और आप बहुत खुश है, घर पे आके आपको रोना आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चंस को बहुत कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा जरूर, लेकिन आपने प्री कंडीशन माइंड में पढ़ा, माइंड आपका बहुत पजल्ड है, आपने पढ़ लिया, ध्यान नहीं दिया। तो एग्जाम सेंटर से जाने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर बताता हूं, सुबह कुछ पढ़ाई नहीं करना है, एकदम फ्रेश आप उठिए, थोड़ा एकदम अच्छे से बात कीजिए घर पे, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत लाइटली कीजिए, और सेंटर पे जाके ये नहीं कि किताब को भी लेके बैठ गए, नहीं, एकदम मन में शांत, ज्यादा किसी से बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बात करना मतलब डिस्ट्रैक्शन, आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, एनर्जी को आपको सेव करना है। आप शांत रहें, मन में कुछ सोचे भी नहीं कि अरे मैं वो कॉन्सेप्ट भूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जो एक बार पढ़ लिया आपके दिमाग में वो घुसा हुआ है, सही समय पे आपका माइंड शांत रहेगा, वो आएगा, आप माइंड को बहुत पजल्ड करोगे, लास्ट टाइम तब रिवाइज करोगे, माइंड आपका साथ नहीं देगा। तो सिंपल सा बात है, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको टिप्स बता दिया, और क्वेश्चंस को आराम से पढ़े और उसको आराम से लिखे। आप आराम में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, माइंड आपका साथ देता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका वैसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ज्यादा परेशान हो गए तो गलती करना ही करना है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको स्टेप्स तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला स्टेप्स पे मार्किंग होता है, तो उसको आपको पकड़ के चलना है। डायग्राम्स बहुत अच्छे से करना है,
टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक ही तरीका है, आप एग्जाम को पहले देकर देख लीजिए। हर वीक एक 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 3 आवर्स का मॉक टेस्ट दे लीजिए, घर पे ही लेना है, घर पे ही दे दीजिए। और आपको इतना कमांड होना चाहिए कि मैं 3 आवर्स में अच्छे से डायग्राम्स बनाकर, अच्छे से लिखकर, उसको अच्छे से अंडरलाइन करके भी मैं कवर कर लूंगा, और वो हो जाता है। लेकिन तभी आपका प्रिपरेशन है, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। फिर पैनिक नहीं करना है, टफ क्वेश्चंस आ गया वो भी आएगा, आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको इनिशियली में लगेगा मेरे से नहीं होगा, और उस वक्त क्या होता है कि आपको लग जाएगा कि मुझसे नहीं होगा, तो मेरा 95% छूट जाएगा, क्योंकि उसमें आपको परफेक्शन चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया, आप 90 के नीचे आ गए, हो गया फिर आपका। तो उस टाइम में क्या होता है ना, पैनिकनेस आता है, ठीक है। और 10 रहेगा, बोर्ड रहेगा आप लोग का, तो आप लोग के माइंड में उसका प्रैक्टिस तो है नहीं कि इस लेवल का कैसे करना है। तो सिंपल है, जब टफ क्वेश्चन आ जाए आपको ये मान के चलना है कि ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप नहीं मानोगे तभी घबराओगे। तो मान लीजिए पहले कुछ क्वेश्चंस आएगा टफ क्वेश्चन, उसको उस वक्त सिर्फ पढ़ लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, ताकि और फिर बाकी क्वेश्चंस करना है। जब होता क्या है कि जब इनिशियली में आप एक 1.5 घंटा जब आप कर लोगे ना इजी क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल पिक में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी माइंड सब कुछ क्वेश्चन पेपर और आंसर राइटिंग में वो घुस गया पूरी तरह से। तो जो आप इनिशियली में रहते हो वो आफ्टर 1 आवर आपका फ्रीक्वेंसी नहीं रहता, आपका फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है, कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, फोकस हाई हो जाता है, माइंड का मेमोरी स्पीड से काम करने लगता है। तब आप जब वापस से उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, आपका डेफिनेटली आपको सॉल्वेबल हो जाता है, या बहुत क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में आ जाता है। तो इससे घबराना नहीं है, वो पेपर सेट ही किया जाता है ताकि आपको परेशान हो और आप पूरी तरह से पैनिक में आ जाओ और इजी क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको तब पकड़ना है जब आपका फोकस कंसंट्रेशन लेवल एग्जाम में पिक में हो, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो उसको पकड़ लीजिए। लास्ट मिनट में कोई पढ़ाई चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लास्ट मिनट का पढ़ाई में, आप लिख के रख लो। लैक ऑफ प्लानिंग एंड कॉन्फिडेंस, तो ये तो अब अगर है तब तो ये तो सोचना ही नहीं है, प्लानिंग एंड कॉन्फिडेंस रखना ही रखना है। और आप लोग लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों का अपना एक गोल हो जाना चाहिए, गोल हो जाना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं अभी बोर्ड एग्जाम दूंगा तो मेरा गोल क्या है, और गोल को थोड़ा हाई हाई रखना है। मतलब जैसे कि मेरा अगर औकात है कि मैं 70% लाऊंगा, तो मतलब कम से कम 85 का तो सपना तो देखूं। अगर मैं सपना ही नहीं देख रहा हूं तो मैं क्या कर लूंगा, मतलब। और सपना देखने में तो हम देख ही सकते हैं। तो पहले सपना बड़ा देखना है, जैसे कि सपना देखना है एटलीस्ट 95% मुझे लाना है। और फिर ऐसा नहीं कि आप सपना देख के सो गए, मतलब उस सपना के ऊपर आपको काम भी करना है, तब वो चीज अलाइंड होता है। अगर आप ड्रीम देख रहे हो, एक्शन नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ड्रीम है। पर ड्रीम के साथ अगर आपका एक्शन है, मतलब उतना घंटा आप पढ़ रहे हो, उसको लेके आप पूरी तरह से एक्टिविटी कर रहे हो, दैट मीन्स वो उस सपना के पीछे आपका अलाइनमेंट बढ़ते जाता है। और तीसरा चीज क्या करना है कि जब तक आपका एग्जाम्स होता है, जैसे 2 मंथ का आपका एग्जाम है, 2 मंथ बाद एग्जाम है, तो एक आखिरी चीज क्या करना है जो बहुत पावरफुल होता है कोई भी ड्रीम को हासिल करने के लिए, चाहे वो विराट कोहली हो या कोई भी आदमी हो, वो जो भी उस टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं ना, वो करते करते हैं उनका वो चीज इफेक्टिव होता है। वो क्या करना है, रात में सोने से पहले, जैसे कि आप कुछ चीज, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं 95% मैं इस बार लाऊंगा, ये मेरा ड्रीम है, तो वो तो ठीक है, वो गोल है, लेकिन वो भेग है। आप उसको एक और जोड़िए कि मैं 95% लाऊंगा, तो मैं पापा को बोलूंगा कि मुझे एक बाइक देने के लिए। एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं, आपका अपना कुछ भी हो सकता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मैं अपने दोस्तों में मेरा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, टीचर्स मुझे अच्छा पा, तो जो भी आपका रीजन है कि मुझे मेडल्स मिल रहा है, जो भी आपका रीजन होगा, कुछ ना कुछ डिजायर आपका है, आपको मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, सोशल डिजायर है, जो भी डिजायर है, तो आप ये देखिए कि मुझे वो परसेंटेज आ जाता है, 95% आ जाता है, 85% आ जाता है, तो मुझे क्या मिलेगा और वो क्या खुशी मेरे अंदर होगा। उसको रात को सोने से पहले वो हैप्पीनेस को आप प्योरली इमेजिन कीजिए, और वो इमेजिन करते करते सो जाइए 5 से 10 मिनट तक, और वो डेली कीजिए। और उस टाइम में एकदम मत सोचिए कि कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, या नहीं हुआ तो, ये सब नहीं, बहुत प्योरली उसको बस इमेजिन करना है
और फिर वो करते करते सो जाना है। इसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट है जितना आप और हम सोच नहीं सकते। मतलब ये सारा चीज मैंने आपको बताया जो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज ना भगवान करते हैं, कुछ चीज लक होता है। ये लक का जो फाउंडेशन है वो बनता है अपने इमेजिनेशन से। जो मैं आपको बताया कि रात को 5 या 10 मिनट आप अपने गोल पे आप उसको सोचे, और सोचते सोचते जब छोड़ देते हैं फिर क्या होता है मैं बताता हूं। फिर यूनिवर्स जो होता है ना वो आपके ड्रीम के साथ फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने लगता है। वो चाहती है फिर यूनिवर्स कि आपको वो चीज मिलने लगे। तो जो लक का जो फेलियर होता है ना आदमी का, वो इसी वजह से होता है कि यूनिवर्स उनका साथ नहीं दिया, इसलिए लक खराब हो गया। और वो होगा, कंपटीशन में बोर्ड में होगा, तो आपको लक भी चाहिए। तो लक के लिए आपको ये करना है, बाकी के लिए आपको मैंने बता दिया। तो ये सारे चीज है, सारा चीज आपको अच्छे से देखना है और यहीं से आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज, तो बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड के लिए और थैंक यू।